नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बना सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील देश को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने पुल को बताया लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन। धेमाजी की जनसभा में कांग्रेस पर लगाया विकास के मुद्दे पर देश को भटकाने का आरोप। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश ने किया याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस के रूप में देश भर में मनाई गई जयंती, अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ कैबिनेट के 28 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में एक महिला समेत 9 मंत्रियों ने ली शपथ। सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा में नहीं होगा बदलाव। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया रिपोर्टर्स का किया खंडन। अभी सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 32, ओबीसी के लिए 35 और SC/ST परीक्षार्थियों के लिए 37 साल है आयु सीमा। और देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन, जगह जगह बाजारों में छाई रौनक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मध्य प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्रियों को शामिल किया है। उधर मंत्री पद नहीं मिलने से कई कांग्रेस विधायकों ने खुलकर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल किए गए। इसमें राजनीतिक, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, हुकुम सिंह कराड़ा, गोविंद सिंह राजपूत, बाला बच्चन और आरिफ अकील कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया और PC शर्मा समेत 15 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। वो वचन पत्र हमारा संकल्प भी है, वो वचन पत्र हमारा रोड मैप भी है और उस वचन पत्र में लिखा हुआ एक एक शब्द इन 5 सालों में इस प्रदेश की धरती पे मूर्त रूप लेगा, ये हमारी। उधर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जय सिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, प्रेमसाय सिंह टिकाम और उमेश पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब आने वाले समय में विकास की जवाबदारी हम सबकी है, मिलजुल करके हम प्रयास करेंगे। नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राजिम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल ने मंत्री ना बनाए जाने पर असंतोष जताया है। बहुत अन्याय तो हुआ है मैं गांधी परिवार जी से, क्योंकि हमारा तो संबंध 3 पीढ़ियों से नेहरू गांधी परिवार से है, तो उनसे जो है न्याय की अपेक्षा सदैव हमारी रहेगी। और महासमुंद लोग से मेरा एक नेचुरली जो है वो एक हक बनता है। महासमुंद और बिलासपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है।
संख्या की सीमाएं थी, 15% ही लेना की बाध्यता रही है। हमारे पास वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की कोई कमी नहीं है, उनके उपयोग सत्ता और संगठन में उसका मार्गदर्शन लेंगे। भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने मंत्री पद की शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप कुमार सिंह, संपादक ओपिनियन पोस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। सर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है। कोई नई बात इस विस्तार में, और कांग्रेस इस विस्तार के द्वारा क्या संदेश देना चाहती है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो ये कोशिश हुई है कि जिन लोगों ने पिछले 15 साल संघर्ष किया, पार्टी के लिए लड़ते रहे, ज़मीन पर लड़े, उनको मौका मिले सरकार में, और नए लोगों को अभी इंतज़ार करने दिया जाए। तो और उसके अलावा सामाजिक दृष्टि से देखें, क्षेत्र के लिहाज से देखें, और पार्टी के अंदर जो 3 गुट हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें, तो एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश हुई है। छत्तीसगढ़ में ये उस तरह से नहीं हो पाया है। अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना कि महासमुंद से कोई नहीं, और बिलासपुर लोकसभा सीट से किसी को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। वहाँ नाराज़गी की भी खबरें आ रही हैं, तो वहाँ संख्या की भी सीमा है, तो इसलिए भी शायद परेशानी हुई होगी। लेकिन मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ज़्यादा संतुलित नज़र आता है छत्तीसगढ़ की तुलना में। अच्छा, ये जो नए मंत्री हैं, इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, एक बात समझने की है कि सभी राजनीतिक दल जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के समय। सत्ता में आने के बाद उनको उन वादों पर अमल करना मुश्किल होता है। ये परेशानी हर राजनीतिक दल के सामने आती है, लेकिन कोई सबक लेने को तैयार नहीं होता। कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में जिस तरह के वादे किए हैं, कर्ज माफ़ी के, बेरोजगारी भत्ता और बिजली सस्ती, वो सब करने के लिए राज्य सरकारों के पास, तीनों के पास पैसा नहीं है। कहाँ से करेंगे, किस तरह से करेंगे? उनके सामने चुनौती 5 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 5 महीने में कुछ करके दिखाने की चुनौती है। किसान आत्महत्या रुकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वादा कर देने से या सरकार बदल जाने से ये रुक गया है। रोजगार इतनी जल्दी 5 महीने में कोई बढ़ा देगी सरकार, ये संभव नहीं है। तो जो चुनौतियां अभी तक भाजपा के सामने थी, अब वो कांग्रेस के सामने आ गई। अब बीजेपी का सवाल करने का समय आ गया है। तो ऐसे में कमलनाथ की चुनौती, खास तौर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें, बड़ा स्टेट है छत्तीसगढ़ की तुलना में, 29 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ उनकी चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, और जिसको अनुभव है, दिग्विजय सिंह, वो पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे रहे। और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर आप देखें तो दिग्विजय सिंह की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसका मतलब पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह इस सरकार को चलाएंगे। अब वो कितने दिन चलेगी, क्योंकि पार्टी का बहुमत नहीं है। बाहर से समर्थन लेकर किसी तरह से सरकार ने मतलब बहुमत साबित करेगी, अभी तो किया नहीं है। 7 तारीख से विधानसभा का सत्र है, तो ऐसे में सरकार की जो लॉन्जेविटी है उसको लेकर भी सवाल है। उसके अलावा विपक्ष बहुत मजबूत है, और विपक्ष के नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान जो है वो अभी से सक्रिय हो गए, तो ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। अच्छा, कैबिनेट में सर आप पानी पी लीजिए जी। कैबिनेट में शामिल नहीं होने की वजह से कई विधायकों ने अपना विरोध भी जताया है, उन्होंने अपना आक्रोश भी दिखाया है, रोष भी दिखाया है। आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या इस रोष का असर क्या सरकार की कार्य पद्धति पे किसी तरीके से पड़ेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ दिन ये चलेगा। मुश्किल ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव ना होते तो शायद इतनी समस्या ना होती पार्टी को, लेकिन लोकसभा चुनाव चूंकि पास में है, अब एक मुश्किल से फरवरी में जो है हमको लगता है नोटिफिकेशन हो जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे में इस असंतोष को काबू में करना बड़ी चुनौती पार्टी के लिए, सरकार के लिए बन जाएगा। अन्यथा सामान्य बात होती। तो गुटों को मैनेज करना, लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरना, 3-4 महीने के अंदर कुछ करके दिखाना और एक मजबूत विपक्ष का सामना करना, ये ऐसी चुनौतियां हैं
जिसका सामना करना सरकार के लिए बहुत कठिन होगा। इसके लिए रणनीति की अगर बात करें तो रणनीति क्या होगी, कैसे हम देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या तय करेगी कांग्रेस? नहीं, वो करने की कोशिश करेगी कि कुछ ऐसे वादे जिनको तुरंत लागू किया जा सके, जैसे कर्ज माफी का है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप उदाहरण देखिए कर्नाटक का और पंजाब का, इतना समय पहले जो है घोषणा हो चुकी है, सरकारी अधिसूचना जारी हो चुकी है, फिर भी कर्नाटक में अभी सिर्फ 800 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है और उसका नुकसान ये होता है कि लोगों ने कर्ज की वापसी बंद कर दी। बैंकों के लिए समस्या हो गई कि उनको तो पैसा मिला नहीं, सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन बैंक को पैसा मिला नहीं, तो उनके लिए आगे कर्ज देना मुश्किल होगा। तो अगली बुआई सीजन में किसानों को कर्ज मिलने में दिक्कत आएगी। इसका समाधान सरकार कैसे करेगी? यूरिया की किल्लत हो गई है, उसके लिए समस्या हो रही है, जबकि केंद्र से उसकी सप्लाई पहले से ज्यादा हुई है तब भी। तो ये ऐसी गवर्नेंस की समस्याएं जो हैं वो चुनौती बनकर सरकार के सामने खड़ी हैं और उनको उसको सामना करना है एक मजबूत विपक्ष का। प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए, हमसे ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल पहली खबर में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में देश के सबसे लंबे रेलवे रोड पुल का उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल ब्रिज 4.94 किलोमीटर लंबा है, जो धेमाजी को जोड़ता है। इस पुल की मदद से असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी कम हो गई है। सामरिक लिहाज से भी ये पुल काफी अहम है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील रेल रोड ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में मंगलवार को उद्घाटन किया। इसके बाद पुल का मुआयना करते हुए दूसरी ओर धेमाजी पहुंचे, जहां उन्होंने इस डबल डेकर पुल से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां इस पुल पर गाड़ियां और ट्रेन साथ दौड़ेंगी, वहीं देश की सामरिक शक्ति को ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये पुल असम समेत पूर्वोत्तर के लिए लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। एक साथ गाड़ियां और ट्रेन की रफ्तार और भार सहने की इसकी क्षमता देश की सामरिक शक्ति को भी कई गुना सुदृढ़ करने वाली है। विकास की यही गति असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हो पाया। 10 साल पहले इस पुल का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यूपीए सरकार के समय प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। 2014 में एनडीए की सरकार बनने पर इस प्रोजेक्ट समेत पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया गया। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट की राह में आ रही सारी बाधाओं को दूर किया और गति दी।
और करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बना बोगीबील पुल जन सामान्य की सेवा के लिए आज समर्पित है। अटल जी के जन्म दिवस पर उनका ये सपना पूरा करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें आज उत्तम श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जब पूर्वी भारत बढ़ेगा तो पूरा भारत बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विकास को रफ्तार देने के साथ साथ काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। हेलीकॉप्टर घोटाले का सबसे बड़ा राजदार भारत की जेलों तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस राजदार को भारत लाने का काम और कानून के हवाले करने का काम भी हमारी सरकार ने हिम्मत के साथ किया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल के लोअर डेक पर 2 लाइन की रेल पटरी और टॉप डेक पर 3 लेन की सड़क है। 5900 करोड़ रुपए की लागत से बना ये देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1997 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन निर्माण कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2002 को शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह करने की अपील की है। उन्होंने राज्यसभा टीवी के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर मर्यादा से बनना चाहिए। I would like to flag a larger question to you. When people come and ask me that adultery case is fast tracked, urban Maoist case is fast tracked, Sabrimala case is fast tracked, why not our case, 70 years old, and the appeal pending in Supreme Court for the last nearly 9-10 years? Therefore, I would appeal to Supreme Court with greatest respect to them that this case must be fast tracked. As regards the ordinance part is concerned, we shall go by proper constitutional course. And Prabhu Ram is the Maryada Purushottam. उनका मंदिर मर्यादा के अनुसार बनना चाहिए। और कंप्यूटर डेटा निगरानी मामले पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा में किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे किसी भी भारतीय की निजता के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ISI पेट्रोनाइज एक्टिविटी देश में चलती है नहीं चलती है, तो वो जब इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं तो सरकार क्या करे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक और चीज है, द प्ली ऑफ प्राइवेसी कैन बी द शील्ड ऑफ द करप्ट एंड द टेररिस्ट। लेट मी एश्योर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू यू देयर शैल बी नो स्नूपिंग और मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। सरकार ने साफ किया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस तरह की अटकलों को निराधार बताते हुए कहा कि छात्रों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की थी, जिसमें सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की गई थी। मीडिया में खबरें आई थी कि सरकार इस पर विचार कर रही है। अभी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 साल और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 37 साल है। ना कोई इस प्रकार का प्लान है, ना कोई योजना है, और यदि इस प्रकार की कोई अटकलें लगाई जा रही हैं तो उससे जो परेशानी या बेचैनी छात्रों में हो रही है वो निराधार है। इसमें किसी प्रकार से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा को लेकर के सरकार किसी तरह का क्राइटेरिया बदलाव करने की योजना नहीं रखती। और देश ने आज अपने लोकप्रिय जननेता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया। उनकी जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस के रूप में भी मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत
कई और गणमान्य हस्तियों ने इस मौके पर राजघाट के नजदीक स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट के नजदीक स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल मेमोरियल 1.5 एकड़ जमीन पर बसा हुआ है, जहां वाजपेयी जी की अंतिम संस्कार किया गया था। स्मारक में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के कवि, मानवतावादी राजनेता और महान नेता की छवि को दिखाया गया है। स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर बनाया गया है। विविधता में एकता का संदेश देने वाली इस समाधि का निर्माण देश भर के विभिन्न स्थानों से लाए गए पत्थरों से दिल्ली में राजघाट के पास किया गया है। यहाँ 9 नक्काशी की हुई दीवारें हैं जिनमें उनकी कविताएं अंकित हैं। समाधि 9 चौकोर ब्लॉकों के बीच में दीपक की आकृति में बनी हुई है। स्मारक का निर्माण 10.51 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में अटल जी की याद में अटल स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सुरेश प्रभु और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जाटिया ने शिरकत करते हुए उनके व्यक्तित्व को याद किया। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बड़े हृदय, व्यक्तित्व और सोच वाली हस्ती थे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय बौद्ध संघ ने किया था। ना तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग बन सकते, लेकिन हम ये सोचेंगे कि ऐसे महान व्यक्तियों के विचार से क्यों ना हमारी जिंदगी में हर पूरा जिंदगी नहीं, लेकिन एक दिन, एक घंटा, हफ्ते में एक दिन क्यों ना हम औरों के लिए बिताएं। तो ये जो आदमी थे उसी को तो याद किया जा रहा है, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जरूर चले गए होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी थे भी, रहे भी, और आगे भी उनका नाम रहने वाला है, इसलिए कि उनने मानवता के काम किए। और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की आज जयंती है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेताओं ने मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। महामना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने BHU को चंदे के पैसे से खड़ा किया था। पंडित मालवीय हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई अखबारों के संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में नरम और गरम दलों के बीच समन्वय की कड़ी रहे। 12 नवंबर 1946 में उनका देहांत हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वाधीनता सेनानी, शिक्षाविद और राष्ट्रीय निर्माता महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत के प्रति उनके महान योगदान के लिए देशवासी कृतज्ञता के भाव से उनका स्मरण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में अमिट योगदान और राष्ट्र के प्रति असीम समर्पण के लिए मदन मोहन मालवीय को हमेशा याद किया जाएगा। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। चर्च में कैरोल की गूंज है तो बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा जोश है। ईसाई समुदाय के साथ दूसरे धर्मों के लोग भी क्रिसमस के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। गोवा, तमिलनाडु, मुंबई समेत कई राज्यों में क्रिसमस का त्यौहार जोशोखरोश के साथ मनाया जा रहा है। और वहीं दुनिया के कई देशों में भी क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है।
प्रभु यीशु के जन्म स्थल बेथलेहम में ईसाई धर्म के लोगों ने प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु को याद किया। इटली के वेटिकन में भी विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में पोप फ्रांसिस ने लोगों से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को खत्म करने का आह्वान किया। वहीं इराक में भी क्रिसमस को लेकर चर्च में लोगों की भीड़ रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।